अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एशिया के अंदर अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार दिन ब दिन इंटेंस होती जा रही है। अब तक कम से कम 5 मुल्कों के अंदर पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान पॉलिटिकल केओस, बड़ा भरपूर पॉलिटिकल केओस फैला है जब से अमेरिका ने कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी के तहत एशिया की तरफ अपना रुख किया हुआ है। उन्होंने मिडल ईस्ट से भी वाइंड अप करके और यहाँ पर आने की कोशिश की हुई है। हालांकि मिडल ईस्ट अभी तक उनको सकिन करके बैठा हुआ है, वहाँ से वो निकल नहीं पाए पूरी तरह से। अफगानिस्तान से निकल गए लेकिन मिडल ईस्ट से नहीं निकले। वो अपना पूरा का पूरा ध्यान एशिया में लगाना चाहते हैं। म्यांमार, नेपाल, कजाकिस्तान, श्रीलंका और फिर पाकिस्तान, इन 5 मुल्कों में अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर सियासी गड़बड़ पैदा हुई है। अब कजाकिस्तान में तो देखें अमेरिकन अटैम्प्ट फेल हुई ना, वहाँ पर रिजीम चेंज करने की और वहाँ पर केओस फैलाने की, जो भी उन्होंने किया वो फेल हुआ। रशिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये अमेरिका ने किया हुआ है। लेकिन बाकी मुल्कों में अभी तक पॉलिटिकल अफरा तफरी जारी है और ये कहा नहीं जा सकता कि गेम इज़ ओवर, अमेरिका हार गया। ये कहा नहीं जा सकता, मुकाबला चल रहा है। इंडिया के अंदर चूंकि चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए पहले ही फौजी और सरकारी सतह पर एक कंसेंसस मौजूद है। रूस के खिलाफ वो नहीं जा रहे लेकिन चाइना के खिलाफ तो है ना। मतलब चाइना के खिलाफ तो दोनों, फौज भी और वहाँ पे जो सरकार है, वो दोनों एक ही पेज पे हैं और वो दोनों यही चाह रहे हैं कि ठीक है चाइना के खिलाफ हम जा सकते हैं बिकॉज दे आर थ्रेट नंबर 1 फॉर अस आल्सो। वहाँ पर ये चीज़ अब मानी जा रही है दोनों सर्कल्स में भी, सियासी सर्कल्स में भी और मिलिट्री सर्कल्स में भी। तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि वहाँ पर CIA कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान करना नहीं चाहेगा एज लॉन्ग एज इंडिया इज फैसिलिटेटिंग देम अगेंस्ट द चाइना विच दे आर। वो पहले ही कर रहे हैं उनको। लेकिन बांग्लादेश, और अगर आप नंबर्स के एतबार से भी देखें तो इट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आबादी के तनासुब से। मतलब 16-17 करोड़ की आबादी है वहाँ पे। बांग्लादेश वैसे ही वनरेबल है जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान वनरेबल है सियासी तौर पे। बांग्लादेश के ऊपर भी दबाव इसी चीज़ का है कि ज्वाइन अमेरिकन कैंप अगेंस्ट चाइना। लेकिन मुल्क के अंदर कई पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं बांग्लादेश में, वो नहीं चाहते इस तरह। तो वहाँ पर भी एक ऐसा मुद्दा है जिस वजह से गड़बड़ की कोशिश की जा सकती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। 2020 में एक बार पहले भी मंसूबा बनाया गया था रिजीम चेंज करने का वहाँ पर बांग्लादेश में इस हवाले से। लेकिन फिर अमेरिका को कोविड के अंदर अमेरिका जो है वो बुरी तरह से फंस गया, इंगेज हो गया, तो वो प्लान थोड़ा सा डीरेल हो गया था। लेकिन दोबारा इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल केओस पैदा किया जा सकता है। बाकी के जो साउथ एशिया के मुल्कों के अंदर जिस तरह पैदा किया गया और कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में पैदा किया गया, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर सकते हैं कि बांग्लादेश शुड फैसिलिटेट अमेरिका एंड इंडिया टू फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ रीजनल अलायंस अगेंस्ट चाइना। अगले साल मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये हो कैसे सकता है। अगले साल बांग्लादेश में नेशनल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले साल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे थे, उससे पहले ही वहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो गया है। वहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म की सरकार बन गई है। बांग्लादेश में अगले साल इलेक्शंस हैं, लेकिन अगर पिछले 3 इलेक्शंस को आप देखें जो कि बांग्लादेश में हुए हैं, तो 2008 वाले जो इलेक्शंस थे उनको तो अच्छी खासी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी। मतलब आलमी सतह पर ज़्यादा मुल्कों ने जल्द एक्सेप्ट कर लिया था, क्वेश्चंस इतने रेज नहीं किए गए थे। अलबत्ता उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं 2008 के बाद, 2014 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन, वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस माने जाते हैं। कई आलमी तंजीमें इंक्लूडिंग अमेरिका बेस्ड तंजीमें उन इलेक्शंस पर क्वेश्चंस उठा चुकी हैं। तो सवाल ये है कि क्या अगले इलेक्शंस भी ऐसे ही मुतनाज़िया होंगे? क्या अमेरिका और वेस्ट उन इलेक्शंस को मानेंगे, स्पेशली जब अमेरिका चाइना के खिलाफ एक किस्म का सेटअप बांग्लादेश के अंदर लाना चाहता है? लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए तो US और यूरोपीय यूनियन दोनों जो थे उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया था इलेक्शंस पे। मिसाल के तौर पर आप ज़रा उस टाइम का ये बिजनेस स्टैंडर्ड देख लें। वो कह रहे हैं कि US एक्सप्रेसेस कंसर्न्स ओवर इर्रेगुलरिटीज़ ड्यूरिंग बांग्लादेश पोल्स। तो मुझे ये बताएं
कि इस वक्त जब कोल्ड वार चल रही है, उरूज पे जा रही है कोल्ड वार अमेरिका और चाइना की, और कई मुल्कों में आप देखें कि सरकारें पिछले 1.5 साल के अंदर धपड़धूस हुई हैं। बांग्लादेश को कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट में बुलाया ही नहीं, यानी बांग्लादेश को उन्होंने डेमोक्रेसी मानने से ही इनकार कर दिया हुआ है। फिर वो ह्यूमन राइट्स के भी सबक पढ़ा रहे हैं बांग्लादेश को। तो ऐसे में क्या अमेरिका और उसके हवारी 2023 के इलेक्शंस को मान लेंगे आसानी के साथ? सोचने की बात है। मेरे ख्याल से 50 साल में पहली बार बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें तो एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। इस साल वो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, लेकिन क्या वो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेगा ऐसे इलेक्शन करवा के जो कि सबको, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और अपोजिशन जमातों को काबिल कबूल हो? देखें, बीएनपी पहले ही कह चुकी है कि केयर टेकर हुकूमत को लाएं, केयर टेकर न्यूट्रल हुकूमत को लाएं, उसके बिना हम जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हम नहीं समझते कि हो सकते हैं। बीएनपी वाले पहले ही कह चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि अवामी लीग के होते हुए कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। तो वहाँ पर अपोजिशन का तो ये मूड बना हुआ है। ये जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, काजी हबीब अव्वल उनका नाम है शायद, कुछ रोज़ कबल एक अजब सी न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी बांग्लादेश के हवाले से। उन्होंने कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नए आए हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी था, उनको देना ही नहीं चाहिए था। और अपोजिशन की बहुत सी जमातें वो बयान सुन के ही मेरे ख्याल से उन पर से ट्रस्ट खो चुकी होंगी। उन्होंने कहा एक इवेंट में कि 100% तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकते, हाँ 50-60% भी अगर इलेक्शंस एक्सेप्टेबल होंगे तो ये बड़ी बात है। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं थी यार, इस तरह मतलब पहले ही आप उसको मुतनादिया बना रहे हैं ये कह कर के 50-60% फ्री एंड फेयर होंगे। ये मेरे ख्याल से करने की बात नहीं थी, इसीलिए बीएनपी वाले एतराज़ कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इफ़ 2014 और 2018 की तरह इस बार भी कुछ ऐसा इलेक्शन आ जाए जो कि मुतनादिया हो और उसके रिजल्ट्स को बहुत सी पार्टीज तस्लीम ना करें, तो क्या बाहर की कोई ताकत इसको एक सियासी टर्मोइल में बदल सकती है? मैं नाम ले लेता हूँ, क्या अमेरिका इसको सियासी टर्मोइल में बदल सकता है? जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक तरह का टर्मोइल है, जिस तरह नेपाल के अंदर एक तरह का टर्मोइल है, जिस तरह श्रीलंका के अंदर टर्मोइल है, क्या यहाँ पे कर सकते हैं? भाई बांग्लादेश भी तो एंटी चाइना नहीं है ना, और ना ही उसका कोई इरादा है जाने का। तो वहाँ पर भी तो उनकी डेफिनेटली कोशिश होगी कि कम से कम ऐसा बांग्लादेश हो जो कि हमारा साथ दे। तो क्या वो इससे फ़ायदा उठाएंगे टर्मोइल से जो कि सामने क्रिएट होने जा रहा है अगले साल? मतलब क्या अमेरिका उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है? जिस तरह वो म्यांमार के अंदर आप देखें एंटी मिलिट्री जनता जो फोर्सेज है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो फोर्सेज हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? फिर आप देखें श्रीलंका के अंदर अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नेपाल के अंदर 2 ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप को वो सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, रिसेंट एग्जाम्पल, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया क्लियरली, ये डोनाल्ड डू साहब ने, अमेरिकन जो डिप्लोमेट है, ये सारा कुछ उनका किया करा है, और इमरान खान ने इल्ज़ाम लगा चुका है कि मौजूदा जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है ये अमेरिका ने बनाई हुई है। मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल से फ़ायदा उठा के उसने नई हुकूमत अपनी वहाँ पर इम्पोज कर दी। तो क्या 2023 के इलेक्शंस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को अमेरिका अपने मकासद के लिए, उस पॉलिटिकल कियोस को इस्तेमाल कर सकता है? दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखें, इस तरह तो शेख हसीना की रिजीम चेंज मेरे ख्याल से इस वक्त CIA वाले अगर करना भी चाहें तो आसान होगा नहीं उनका, बिकॉज शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दी लोकल ब्यूरोक्रेसी। ये जो अफसरशाही होती है ना, बड़े लेवल के जो सरकारी अहदेदार होते हैं, अगर आप देखें 2008 से एक सरकार है, तो मुझे ये बताएं कि इतने 14 साल 15 साल तकरीबन हो गए, तो इसमें सारी की सारी टॉप की जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो उनकी फेवर की होगी ना। मतलब बंदे उन्होंने अपॉइंट किए होंगे, प्रमोशंस उन्होंने दे रखे होंगे, तो ये नेचुरल सी बात है कि उनकी लॉयल्टीज़ उसके साथ होंगी, अवामी लीग के साथ। तो ऐसे में बीएनपी वालों को कहाँ से वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस तरह से होंगे? अगर वो इलेक्शन कमीशन भी उनका लगा हुआ है तो इस तरह, तो बड़ा एक मुझे लग रहा है कि एक टर्मोइल क्रिएट हो सकता है अगले साल 2023 के इलेक्शंस में। और अगर वो नहीं मानती सारी की सारी जमातें और अमेरिका इसमें फुदक पड़ता है जैसे पाकिस्तान में फुदका है, तो उसको बड़ा एक इस इशू मिल जाएगा इस चीज़ को उठाने के लिए, आई थिंक। और वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं इस दौरान, और प्रेशराइज़ वो तब तक करते रहेंगे उस नई हुकूमत को जब तक वो कुछ अश्योरेंसेस ना हासिल कर लें चाइना के ख़िलाफ़। ये बड़ा अहम होगा देखना कि किस तरह से ये अगला साल बांग्लादेश के लिए निकलता है। मेरे ख्याल से इस साल तो अब वो टाइम गुजर गया रिजीम चेंज करने का। वो जो 2020 में करना चाह रहे थे वो जब टाइम गुजर गया तो अब मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। लेकिन इस मौके से
इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो फ़ायदा उठाने की अटैम्प्ट करें 2023 वाले इलेक्शंस में। देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि कोई पॉलिटिकल केओस क्रिएट ना हो, क्योंकि जो पॉलिटिकल टर्मोइल होता है ये बड़ा ही डेंजरस होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, मतलब स्मूथली चल रही है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और इवन कोविड के बाद भी उसकी इकोनॉमी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो मेरे ख्याल से द लास्ट थिंग विच बांग्लादेश वुड वांट एट द मोमेंट इज़ द पॉलिटिकल केओस। इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे जो भी लोग हैं इक़्तिदार में, जो भी बैठे हुए हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में, दे मस्ट मेक सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज टू अवॉइड दिस पॉलिटिकल केओस जो कि सामने अगले साल नज़र आ रहा है 2023 में।